नमस्कार। 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, जो है ये आपका जो है चैप्टर चल रहा है बल न्यूटन की गति विषयक नियम। इसमें देखिए हमने जो है न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम बताए थे, बात समझ रहे हैं, पिछली क्लास में। और इसके बाद जड़त्व के उदाहरण बताए थे, जड़त्व के नियम बताया था, बात समझ रहे हैं ना। आज इस क्लास में देखिए और संवेग बताया था, आवेग की परिभाषा बताई थी, आवेग की परिभाषा और संवेग की परिभाषा बताई गई थी, बात समझ रहे हैं ना। और आज इस क्लास में देखिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, और एक क्वेश्चन आता है कि रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर जो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। सीधा क्वेश्चन लिखने में जो है आता है, आपका परीक्षा में आता है, कई बार पूछा जाता है, बात समझ। अर्धवार्षिक वार्षिक में बार बार रिपीट होता है। क्या आता है भाई कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा जो है रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। तो देखिए सबसे पहले रेखीय संवेग संरक्षण का नियम पहले नोट कर दें, इसके बाद समझा रहे हैं इसको। इस नियमानुसार इस नियमानुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य का मतलब बाहरी बल, बात समझ रहे हैं ना, बाह्य का शाब्दिक अर्थ होगा बाहरी, बाह्य बल की अनुपस्थिति में बाह्य बल की अनुपस्थिति में बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय पर बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय पर लगने वाला कुल रेखीय संवेग नियत होता है। कुल रेखीय संवेग नियत रहता है अथवा संरक्षित रहता है। अर्थात P वेक्टर बराबर नियतांक, या डेल्टा P बराबर 0। डेल्टा P बराबर 0 भी होगा, बात समझ रहे हैं ना। कैसे होगा? यदि इसका हम अवकलन कर दे दोनों पक्षों में, बात समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझिएगा। दोनों पक्षों में यदि इस इक्वेशन का, देखिएगा भाई, इस इक्वेशन का यदि हम अवकलन कर दें तो क्या मिलेगा? P का जो है समय के सापेक्ष अवकलन करना है, तो जैसे x के सापेक्ष अवकलन करते थे तो d/dx लगा देते थे, बात समझ रहे हैं ना। इसका समय के सापेक्ष करें यदि, बात समझ रहे हैं ना, समय के सापेक्ष करें तो P वेक्टर परिमाण लेके चलना है, केवल ये सदिश है, इसमें केवल परिमाण P वेक्टर परिमाण P होगा, पहले ही समझाए थे, बात समझ रहे हैं ना। तो इसका जो है इसका अवकलन कीजिए तो समय के सापेक्ष x के सापेक्ष d/dx लगाते हैं, समय के सापेक्ष इसका समय t के सापेक्ष क्या होगा अवकलन? d/dt, और इसके बाद p और बराबर नियतांक अथवा अचर कह सकते हैं। अचर का अवकलन क्या होता है? जब अचर अकेले होता है, जैसे 5 है, ये 5 एक नियत राशि है, एक अचर राशि है, इसका यदि अवकलन करें, चाहे x के सापेक्ष करें चाहे t के सापेक्ष करें, इसका अवकलन क्या आ जाता है? इसका अवकलन 0 आता है। उसी प्रकार नियत राशि नियतांक का अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन कितना होगा? 0 होगा, बात समझ रहे हैं ना। अब d के स्थान पर क्या रख लें? यहां जो d है, माना d बराबर, यहां से क्या रख लें? d के स्थान पर डेल्टा रख लें, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये गुणा करा दो तो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा T गुणे 0, तो 0 हो जाएगा। तो यह कह सकते हैं क्या? P वेक्टर बराबर नियतांक, मतलब कुल रेखीय संवेग क्या होगा? नियत होगा, अथवा डेल्टा P बराबर 0 कह देंगे। ये भी जो है क्या होगा? नियतांक की ही कंडीशन शो करेगा, बात समझ रहे हैं ना, नियतांक की ही स्थिति दिखाएगा।
तो अब देखिए यहां से जो नियम लिखाया गया है उस पर ध्यान देंगे, एक बार बात समझ रहे हैं ना, नियम पर ध्यान से देखेंगे क्या नियम लिखाया गया है, ध्यान से समझिए। जैसे हमारे पास क्या हो कि एक निकाय हो, निकाय की परिभाषा स्थिति के अनुसार जो है चेंज हो जाती है। जैसे ऊष्मा लेते हैं तो ऊष्मा में निकाय की परिभाषा अलग बनती है। यहां पर जो है हम जो है जब रेखीय संवेग संरक्षण की बात कर रहे हैं तो निकाय की परिभाषा चेंज हो जाती है। निकाय से मतलब है एक जो है ऐसा सिस्टम, एक ऐसा जो है जिसमें दो पिंड हों, बात समझ रहे हैं ना, दो पिंड हों, ये पूरा क्या कहलाएगा हमारा, ये निकाय कहलाएगा। दो पिंडों से निर्मित यह जो है क्या कहलाएगा हमारा निकाय। इसमें कितने पिंड है, दो पिंड हैं, बात समझ रहे हैं ना। जब केवल एक पिंड की बात होगी तो पिंड होगा, जब दो पिंड की बात होने लगेगी या तीन पिंड की बात होने लगेगी, तीन वस्तुओं की बात होने लगेगी, तो ये क्या बन जाएगा, एक निकाय बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा। अब यदि दोनों वस्तुएं आपस में मान लीजिए ये इतने वेग से जा रही है, v1 वेग से जा रही है और ये v2 वेग से जा रही है, इधर की तरफ आ रही है, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा, इसका संवेग P1 बराबर हो जाएगा हमारे पास m1 v1 और इसका संवेग क्या हो जाएगा P2 बराबर m2 v2। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए इस निकाय में कुल कितने संवेग हैं, इस निकाय में कह सकते हैं कि दो संवेग, दो वस्तुएं हैं तो दो संवेग होगा P1 और दूसरा संवेग P2 होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो अब कहेंगे क्या, यहां से कुल रेखीय संवेग क्या होगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही। देखिएगा यहां से किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल तनिक भी नहीं लगना चाहिए। बाह्य बल का मतलब घर्षण बल है, वायु का घर्षण बल लगता है। जब कोई वस्तु वायु में गति करती है तो वायु में घर्षण बल लगता है, बात समझ रहे हैं ना। तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय पर लगने वाला कुल रेखीय संवेग, बात समझ रहे हैं ना, किसी निकाय पर लगने वाला कुल रेखीय संवेग क्या होता है, नियत अथवा संरक्षित होता है, अर्थात P वेक्टर बराबर नियतांक। इसको परिभाषा आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारे पास रेखीय संवेग संरक्षण कह रहा है तो नियत क्या होगा, संरक्षित क्या होगा, रेखीय संवेग संरक्षित होगा। और पहली लाइन आपको लिखना है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में यदि बाह्य बल लगा देंगे, बात समझ रहे हैं ना, यदि बाह्य बल लग जाएगा तो इसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा। और जब वेग में परिवर्तन, ये देखिए v1 और v2 जब वेग में परिवर्तन हो जाएगा तो हमारे पास जो है कंडीशन अलग हो जाएगा, नियत नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय पर लगने वाला कुल रेखीय संवेग नियत रहता है अथवा संरक्षित रहता है, अर्थात P वेक्टर बराबर नियतांक। ये आपको केवल दिमाग में इसको याद रखना है, बात समझ रहे हैं ना। कैसे याद रखेंगे भाई, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय पर लगने वाला कुल रेखीय संवेग, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय पर लगने वाला कुल रेखीय संवेग नियत होता है अथवा संरक्षित होता है। इसकी ये जो है शब्द के अनुसार ही आपको ध्यान रखना है, रेखीय संवेग संरक्षण कहने का मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय पर लगने वाला कुल रेखीय संवेग नियत होता है अथवा संरक्षित रहता है। बात समझ रहे हैं ना, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय पर लगने वाला कुल रेखीय संवेग नियत रहता है अथवा संरक्षित रहता है, अर्थात P वेक्टर बराबर नियतांक, या इसी क्या कह सकते हैं, डेल्टा P बराबर 0 कह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें भाई, इसमें एक क्वेश्चन आता है, इसी टॉपिक में रखा हुआ है क्वेश्चन आता है, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर जो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति। बात समझ रहे हैं ना, तो उसको करा दे रहे हैं। ये जो है ये टॉपिक समझ में आ गया ना सभी लोग, नीचे कमेंट करके बताइए कि समझ में आ गया है, नीचे सभी लोग कमेंट कीजिए कि समझ में आ गया है। देखिए जो है इसमें थोड़ा सा थ्योरी लिख लें, इसके बाद जो है इसको समझाते हैं भाई। संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति करना है। न्यूटन के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार न्यूटन के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति। तो यहां से लिखेंगे क्या, माना कि कोई एक निकाय है, माना कि कोई एक निकाय है, माना कि कोई एक निकाय है जिसमें दो पिंड, माना कि कोई एक निकाय है जिसमें दो पिंड आपस में टकराते हैं, जिसमें दो पिंड आपस में टकराते हैं।
जिसमें दो पिंड आपस में टकराते हैं। माना कि कोई एक निकाय है जिसमें दो पिंड आपस में टकराते हैं, तथा टकराने से, यहां से लिखेंगे टकराने से दोनों पिंडों पर टकराने से दोनों पिंडों पर बल आरोपित होता है। टकराने से दोनों पिंडों पर बल आरोपित होता है। टकराने से दोनों पिंडों पर बल आरोपित होता है। टकराने से दोनों पिंडों पर क्या आरोपित होता है? बल आरोपित होता है। इसको पहले थोड़ा सा नोट कर लें, इसके बाद समझा रहे हैं। दोनों पिंडों पर बल आरोपित होता है। माना कि पहले और दूसरे पिंड पर लगने वाला बल क्रमशः F1 वेक्टर व F2 वेक्टर है। F1 वेक्टर व F2 वेक्टर है, तथा इन बलों के कारण वस्तुओं अथवा यहां से वस्तु ना लेके पिंड ले रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना? यहां से क्या ले रहे हैं? पिंड ले रहे हैं। बलों के कारण पिंडों में संवेग परिवर्तन क्रमशः डेल्टा P1 व डेल्टा P2 है। डेल्टा P2 है, तथा यह दोनों पिंड डेल्टा T समय अंतराल के लिए टकराते हैं। तब ध्यान से देखिए कि भाई, जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई एक निकाय है। ये क्या है? कोई एक निकाय है। बात समझ रहे हैं ना? ये क्या है आपका? कोई एक निकाय है। इस निकाय में दो पिंड हैं। बात समझ रहे हैं ना? इस निकाय में कितने पिंड है भाई? दो पिंड हैं। इस निकाय में दो पिंड हैं, और यहां से जो है दोनों जो है इधर की तरफ गति कर रहे हैं। ये इधर की तरफ गति कर रहे हैं, तो और गति करने के बाद ये यहां पर आपस में क्या हो जाते हैं? टकरा जाते हैं। ये यहां पर आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं। जब टकराएंगे तो ये बल आरोपित करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? देखिए, जब कोई दो पिंड आपस में टकराते हैं तो टकराने को, जैसे आप पत्थर ही देख लीजिए। कोई लड़का मान लीजिए इधर से पत्थर फेंक रहा है, कोई लड़का इधर से पत्थर फेंक रहा है, तो ये जो है बल आरोपित करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? इस बल से ये इसको धक्का देगा, और ये वाला ये जो पत्थर है, ये जो है इस बल से इसको धक्का देगा। बल क्यों आरोपित करते हैं? चूंकि ये जो है कुछ ना कुछ वेग से, त्वरण से आगे बढ़ते हैं, और द्रव्यमान होता ही है, तो बल F बराबर क्या होता है? m इंटू ए हो जाता है। त्वरण ए हो जाता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो यहां से हमारे पास, माना कि कोई एक निकाय, जो थ्योरी लिखे उस पर ध्यान देंगे। माना कि कोई एक निकाय है। ये क्या है आपका? ये निकाय है। माना कि कोई एक निकाय है। इस निकाय में दो पिंड जो है टकराते हैं। माना कि कोई एक निकाय है जिसमें दो पिंड आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं। माना कि कोई एक निकाय है जिसमें दो पिंड आपस में टकराते हैं, और टकराने से इन पिंडों पर बल आरोपित होता है। ये लिखा गया, टकराने से दोनों पिंडों पर बल आरोपित होता है। माना कि कोई एक निकाय है जिसमें दो पिंड आपस में टकराते हैं, टकराने से इन पिंडों पर बल आरोपित होता है। बात समझ रहे हैं ना? माना कि पहले और दूसरे पिंड पर लगने वाला बल क्रमशः, यहां से जो है बल कितना है भाई? पहले पिंड पर बल कितना है? F1, और दूसरे पिंड पर बल F2 है। बात समझ रहे हैं? बल आरोपित हो रहा है।
तो यहां से जो है ये हमारे ये जो पिंड है ये एक्चुअली में अभी बल निकालेंगे कि बल जो है ये कितना होता है और किस दिशा में दोनों बल लगते हैं, इसलिए केवल बल अभी नोट करके चलना है, अभी दिशा नहीं। बात समझ रहे हैं ना। तो देखेंगे यहां से हमारे पास लिखेंगे क्या थ्योरी, माना कि कोई एक निकाय है जिसमें दो पिंड आपस में टकराते हैं, माना कि कोई एक निकाय है जिसमें दो पिंड आपस में टकराते हैं। बात समझ रहे हैं ना। टकराने से इन दोनों पिंडों पर बल आरोपित होने लगता है, टकराने से दोनों पिंडों पर क्या आरोपित होने लगेगा, बल। तो माना कि कोई एक निकाय है जिसमें दो पिंड आपस में टकराते हैं, टकराने से इन दोनों पिंडों पर बल आरोपित होने लगता है। माना कि दोनों पिंडों पर लगने वाला बल क्रमशः F1 और F2 है, माना कि दोनों पिंडों पर लगने वाला बल क्रमशः F1 और F2 है। अब देखिए जब टकराएंगे तो इनके संवेग में परिवर्तन होगा, चूंकि पहले संवेग, चूंकि ध्यान से देखिए भाई, पहले जो है इस वस्तु का वेग मान लीजिए v1 है और द्रव्यमान तो वही है। जब ये टकराएगा, टकराने से इसका वेग या तो ये पीछे जाएगी ये पिंड, या तो इसको धकेल के ये पहला वाला, ये जो पहला ये दूसरा पिंड, इसको धकेल के ये वाला पिंड आगे पहुंचेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से जब भी टकराएगा तो इसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा, वेग v2 हो जाएगा, या तो ये पीछे आएगा या तो ये आगे पहुंच जाएगा, आगे चलेगा, इसको धकेल देगा। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से जो है जब वेग में परिवर्तन, द्रव्यमान तो वही रहेगा, तो जब वेग में परिवर्तन हो जाएगा तो संवेग में जो है परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो जो है इस बल के कारण पिंडों में क्या होता है, संवेग में परिवर्तन हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना। इन बलों के कारण पिंडों में संवेग परिवर्तन क्रमशः, पहले पिंड में संवेग में परिवर्तन कितना मान लीजिए डेल्टा P1 और दूसरे पिंड में संवेग में परिवर्तन कितना डेल्टा P2 है। बात समझ रहे हैं ना। तथा दोनों पिंड कितने समय अंतराल के लिए टकरा रहे हैं, डेल्टा T समय अंतराल के लिए। इसके लिए भी समय अंतराल डेल्टा T है टकराने का, इसके लिए भी समय अंतराल डेल्टा T है। तो दोनों के लिए सेम समय, कितना समय अंतराल है, डेल्टा T समय अंतराल है। एक बार थ्योरी फिर से देखेंगे, बात समझ रहे हैं ना, पूरी तरह से आपको याद हो जाए थ्योरी। बात जो है बिल्कुल आप समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, पूरी तरह से इसको फिट कर लीजिए दिमाग में। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए क्या कहेंगे थ्योरी, यहां से चित्र देख के बोलना है, सभी को मन में बोलना है चित्र देख के। कैसे बोलेंगे भाई, माना कि कोई एक निकाय है, ये क्या है, माना कि कोई एक निकाय है जिसमें दो पिंड आपस में टकराते हैं, माना कि कोई एक निकाय है जिसमें दो पिंड आपस में टकराते हैं, टकराने से इन दोनों पिंडों पर बल लगने लगता है। बात समझ रहे हैं, बहुत आसान थ्योरी, आप बोल सकते हैं आराम से। माना कि कोई एक निकाय है जिसमें दो पिंड है, जिसमें दो पिंड आपस में टकराते हैं, टकराने से इन पिंडों पर बल लगने लगता है। माना कि पहले और दूसरे पिंड पर लगने वाला बल क्रमशः F1 और F2 है। बात समझ रहे हैं ना। इन बलों के कारण पिंडों के संवेग परिवर्तन क्रमशः, पिंडों में संवेग परिवर्तन क्रमशः डेल्टा P1 और डेल्टा P2 है। इन बलों के कारण पिंडों में संवेग परिवर्तन होता है। पहले वेग कुछ था, फिर वेग बदल गया है। तो जब वेग बदल रहा है तो संवेग में भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। वेग बदलेगा तो संवेग बदलेगा, संवेग में परिवर्तन होगा। तो यहां से लिखेंगे क्या भाई, एक बार फिर से देखेंगे, माना कि कोई एक निकाय जिसमें दो पिंड आपस में टकराते हैं, टकराने के कारण इन पिंडों पर बल लगने लगता है। माना कि पहले और दूसरे पिंड पर लगने वाला बल क्रमशः F1 और F2 है, और इन बलों के कारण पिंडों में संवेग परिवर्तन क्रमशः डेल्टा P1 और डेल्टा P2 है। बात समझ रहे हैं ना। तथा ये पिंड डेल्टा T समय अंतराल के लिए टकराते हैं। ये पूरी तरह से ये मान के चल रहे हैं कि थ्योरी आपको क्लियर है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से तब की कंडीशन बनेगी, देखिए एक फार्मूला होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ध्यान समझ लीजिएगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। यदि वेग में परिवर्तन होगा, चूंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है, पहले वेग कुछ था, मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड था, टकरा गया, टकराने के बाद ये वस्तु लौटने लगी, लौटने 2 मीटर प्रति सेकंड से ही लौट रही है, तो वेग में परिवर्तन हो गया कि नहीं हुआ। तो यहां से जो है जब वेग में परिवर्तन होगा, चूंकि टकराने की बात हो रही है, तो यहां से वेग में परिवर्तन डेल्टा V हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना। जब वेग में परिवर्तन होगा तो संवेग में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो डेल्टा P बराबर m इंटू डेल्टा V। एक्चुअली फार्मूला होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे केवल वेग होता है, लेकिन जब वेग में परिवर्तन होगा तो संवेग में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से हमारे पास देखिए डेल्टा P बराबर m इंटू डेल्टा V। अब इसके बाद दोनों पक्षों में डेल्टा T का भाग करने पर देखिएगा, दोनों पक्षों में एक फार्मूला का निर्माण कर रहे हैं, दोनों पक्षों में डेल्टा T का भाग,
तो डेल्टा टी का भाग कर दो, तो यहां से डेल्टा पी अपान डेल्टा टी बराबर हो जाएगा यम इंटू डेल्टा वी अपान में क्या है डेल्टा टी। तो अब देखिए ये वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल दिख रहा है। आप फार्मूला जानते हैं ना, ए बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल को त्वरण कहते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से डेल्टा पी अपान डेल्टा टी बराबर हो जाएगा हमारे पास यम इंटू डेल्टा वी अपान डेल्टा टी के स्थान पर क्या हो जाएगा त्वरण ए। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहां से हमारे पास जो है डेल्टा टी, ध्यान से समझिएगा। अब यहां से डेल्टा पी अपान डेल्टा टी बराबर ये किस चीज का फार्मूला है, यम इंटू ए। एफ बराबर क्या होता है यम इंटू ए। तो यम इंटू ए के स्थान पर क्या रख देंगे एफ। अब तिर्यक गुणा करा दीजिए, तो तिर्यक गुणा से डेल्टा टी इधर पहुंच जाएगा। तो यहां से हमारे पास बनेगा कितना, देखिए डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बराबर डेल्टा टी का इधर तिर्यक गुणा कराइए, तो एफ इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा टी। तो अब पहले पिंड के लिए फर्स्ट पिंड के लिए देखिएगा थोड़ा सा, फर्स्ट पिंड के लिए बात कर रहे हैं। तो पहले पिंड का संवेग परिवर्तन, पहले पिंड में संवेग परिवर्तन कितना हुआ है, डेल्टा पी के स्थान पर डेल्टा पी वन बराबर पहले पिंड पर लगने वाला बल, कितना बल लग रहा है F1, F के स्थान पर F1, और इन2 में कितने समय के लिए टकराते हैं, ये जो है F1 बल से कितने समय के लिए टकराते हैं, टकरा रहा है ये पहला पिंड डेल्टा टी समय अंतराल के लिए। तो यहां से डेल्टा टी ही रहेगा। सेकंड पिंड की बात कीजिए, बात समझ रहे हैं ना। सेकंड पिंड के लिए तो सेकंड पिंड के लिए क्या होगा भाई, इसी प्रकार दूसरे पिंड के लिए यहां से दूसरे पिंड में संवेग परिवर्तन कितना है, संवेग में परिवर्तन कितना हुआ दूसरे पिंड में, डेल्टा पी के स्थान पर डेल्टा पी टू बराबर यहां से दूसरे पिंड पर कितना बल लग रहा है टकराने में यहां से F2 बल लग रहा है, F के स्थान पर F2, और इनटू यहां से कितने समय के लिए दूसरा पिंड टकराता है, डेल्टा टी समय के लिए। तो यहां से डेल्टा टी हो गया। अब देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा भाई, निकाय का कुल रेखीय संवेग, बात समझ रहे हैं ना। तो कुल रेखीय संवेग क्या होगा, पहले पिंड में रेखीय संवेग परिवर्तन कितना होता है डेल्टा पी वन, और दूसरे पिंड पर कितना रेखीय संवेग होता है डेल्टा पी टू। ध्यान समझिएगा भाई, कुल रेखीय संवेग कितना होगा, पहले पिंड पर रेखीय संवेग डेल्टा पी वन और दूसरे पिंड पर रेखीय संवेग डेल्टा पी टू। तो कुल रेखीय संवेग कितना हुआ, इस निकाय का कुल रेखीय संवेग, निकाय में दो पिंड है तो दोनों का रेखीय संवेग परिवर्तन कितना, पहले का डेल्टा पी वन प्लस में क्या हो जाएगा डेल्टा पी टू, तो कुल रेखीय संवेग बन गया। तो कुल रेखीय संवेग परिवर्तन बराबर आपका क्या होगा, शून्य कह सकते हैं। अभी हमने इसके पहले जो नियम बताया था, हमने बताया था कि पी वेक्टर बराबर नियतांक लिख लो, बात समझ रहे हैं ना। पी वेक्टर बराबर क्या लिख लो, नियतांक, या डेल्टा पी बराबर शून्य कह लें। तो अब यहां से डेल्टा पी बराबर शून्य, यहां से केवल एक वस्तु नहीं है, बात समझ रहे हैं निकाय में कि केवल एक वस्तु रख दी जाए, यहां से दो पिंड है, तो कुल रेखीय संवेग परिवर्तन बराबर क्या होगा शून्य। तो कुल रेखीय संवेग परिवर्तन बराबर शून्य होगा। तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से चाहे तो हम पी वेक्टर बराबर नियतांक कह लें, चाहे डेल्टा पी बराबर शून्य कह लें। तो यहां से डेल्टा पी कुल जो है, कुल डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू, ये डेल्टा पी के बराबर है, और किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी भाई, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू, कुल रेखीय संवेग संरक्षण जो है रेखीय संवेग क्या होगा, संरक्षित होगा या शून्य के बराबर होगा। अब देखिए यहां से डेल्टा पी वन की वैल्यू रखिए, तो डेल्टा पी वन की वैल्यू कितनी होगी, F1 इंटू में डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी टू का मान कितना है, यहां से F2 इंटू में डेल्टा टी बराबर क्या हो गया, शून्य हो गया। अब ये इसको उधर ले जाइए, जो है उस पक्ष में ले जाइए, बराबर के उस पार ले जाइए। तो यहां से F1 इंटू में डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, F1 इंटू डेल्टा टी। तो देखिए यहां से इसको उधर ले जाइए, तो F1 इंटू डेल्टा टी बराबर हो जाएगा, ये प्लस में है, ये देखिए पूरा टर्म ये किस में दिख रहा है आपका, ये प्लस में दिख रहा है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बराबर के उस पार माइनस में, तो माइनस F2 इंटू डेल्टा टी
तो अब देखिए डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो F1 बराबर कितना बच गया, माइनस का F2 बच गया। बात समझ रहे हैं ना। अर्थात ये जो है दोनों पिंड जब टकराएंगे तो ये जो है इन पर जो लगने वाला बल है, दो पिंड जब टकराएंगे तो इन पर जो लगने वाला बल है ये बराबर होगा और एक दूसरे के विपरीत होगा। बात समझ रहे हैं ना, बराबर और एक दूसरे की क्या होगा, विपरीत होगा। अर्थात ये जितनी क्रिया बल लगाएगा, ये जैसे हमारे पास मान लीजिए ये दो पिंड हैं, ये दो पिंड इसको समझ के चलिए, ये दो पिंड यदि टकराए आपस में तो ये वस्तु, ये पिंड इस पर क्या लगाएगी, क्रिया बल लगाएगी, बल लगाएगी। पहला बल इसको क्रिया बल मान के चलिए, तो ये भी पिंड उतना ही, बात समझ रहे हैं, उतना ही का मतलब बिल्कुल बराबर, F1 के बराबर ये जो दूसरा पिंड लगा रहा है बल, ये F2 होगा, ये बराबर लगाएगा बल। बात समझ रहे हैं ना, लेकिन विपरीत दिशा में, ये इस दिशा में लगा रहा है तो ये किस दिशा में लगाएगा, इसकी दिशा में, ये इधर की दिशा में और ये इस दिशा में। तो जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही होता है कि जब जो है वस्तु की क्रिया बल के बराबर एक जो है प्रतिक्रिया बल लगता है, वस्तु की क्रिया बल के बराबर तथा विपरीत दिशा में, वस्तु की क्रिया बल के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल लगता है। तो देखिए F1 और F2 बराबर हैं, लेकिन ये जो है, ये जो माइनस दिखा रहा है ये विपरीत दिखा रहा है। अर्थात ये इसका जो है बल की दिशा इधर की तरफ होगी तो इसकी बल की दिशा इधर की तरफ होगी। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से जो है F1 की दिशा इधर की तरफ, F2 की दिशा इधर की तरफ। जब F1 की दिशा इधर की तरफ धनात्मक लेके चलेंगे तो इसकी दिशा यदि इधर की तरफ होगी तो इसकी दिशा इधर की तरफ, ये F2 की दिशा इधर की तरफ है, इसकी दिशा को क्या लेंगे, इधर की दिशा को ऋण लेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से लिखेंगे अर्थात पिंडों पर लगने वाला बल, पिंडों पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, पिंडों पर लगने वाला बल आपस में बराबर, आपस में बराबर तथा एक दूसरे के विपरीत होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। ये बिल्कुल बराबर है जो अभी हमने सिद्धांत समझाया कि एक पिंड है, दूसरा पिंड है, ये आपस में टकरा रहे हैं। पहला पिंड F1 बल लगा रहा है, दूसरा पिंड F2 बल लगा रहा है। ये जो है पहला पिंड F1 इधर की तरफ बल लगा रहा है, दूसरा पिंड F2 इधर की तरफ बल लगा रहा है। तो इसकी दिशा को धनात्मक लेके चल रहे हैं, F2 की दिशा को ऋणात्मक लेके चल रहे हैं। तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होंगे। अर्थात इसके बल को हम जो है पहले पिंड के बल को क्रिया बल कह रहे हैं। तो जितनी क्रिया होगी, बात समझ रहे हैं ना, वस्तु की क्रिया बल के बराबर तथा विपरीत दिशा में, वस्तु की क्रिया बल के बराबर तथा विपरीत दिशा का मतलब माइनस, ऋणात्मक दिशा। बात समझ रहे हैं ना, जो दिशा हम मान के चल रहे हैं उसके विपरीत का मतलब ऋणात्मक दशा। बात समझ रहे हैं ना। तो वस्तु की क्रिया बल के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल लगता है, तो इसको क्रिया बल मान के चलेंगे। ये जो है ये प्रतिक्रिया बल है आपकी F1 और F2, ये क्रिया हो गई, ये प्रतिक्रिया हो गई। यदि ये क्रिया हो गई और ये प्रतिक्रिया हो गई तो ये आपस में बराबर है और विपरीत है, एक धनात्मक दिशा है तो एक की ऋणात्मक दिशा है। तो यहां से कहेंगे क्या, अर्थात पिंडों पर लगने वाला बल आपस में बराबर तथा एक दूसरे के विपरीत होगा, विपरीत होगा। यही क्या होता है, यही न्यूटन का तृतीय नियम होता है, यही न्यूटन का तृतीय नियम होता है, तृतीय नियम होता है। तो देखिए भाई, परीक्षा में ये नियम आता है, बिल्कुल बात समझ लीजिए। ये आप जो है ये अर्धवार्षिक में भी पूछा जाता है, वार्षिक में भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो नीचे लिखिए सभी लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कहां पर किस बिंदु पर आपको समझ में नहीं आया है तुरंत बताइए। बात समझ रहे हैं, कमेंट करके। तो यहां से देखिए ये पूरी तरह से आपको समझा दिया गया है। इसको नियम को यदि कहीं पर कम समझ में आए तो आप वीडियो को रिपीट करके फिर से एक बार देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। और जो है अब ये क्लास, ये चैप्टर आपका जो है पूरी तरह से यहीं से समाप्त हुआ, थ्योरी और डेरिवेशन से। बात समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद न्यूमेरिकल की क्लास दी जाएगी। न्यूमेरिकल इसमें जो है, इसमें न्यूमेरिकल कराएंगे अच्छे, जो है न्यूमेरिकल आपको सही ढंग से बढ़िया सीखिए न्यूमेरिकल।